नहीं थे। इसीलिए सभी लोगों के बीच में ये खबर फैल जाती है कि जल्द से जल्द माइकल को ढूंढा जाए किसी भी हाल में। अब जल्द से जल्द माइकल को वापस आना ही होगा। इसके बाद फिर हमें अर्थ के ऊपर दिखाया जाता है एक ट्रक को, जिसका ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजों को भर के ले जा रहा था, जो कि अपने बॉस से कॉल पर कह रहा था कि बॉस अब चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द डिलीवरी कर दूंगा। जिसने एक्चुअल में ट्रक के अंदर भर के रखा होता है काफी सारे मॉन्स्टर्स को, जो कि भी हाल फिलहाल में होश में नहीं होते। इसी वजह से वो आराम से यहाँ से जा रहे थे, लेकिन ये आराम बहुत ही जल्द हराम होने वाला था, क्योंकि इन सारे के सारे बीस्ट को ले जाया जा रहा था सिटी के अंदर। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माइक के घर को, जो कि अपने घर पर पहुंच चुका था, जिसकी बॉडी पर काफी सारे खून के दाग लगे थे, उसके कपड़े भी फटे थे। इसीलिए उसका भाई लेन उससे कहने लगता है कि भाई आप इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो। तो माइक कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं थक गया हूँ, इसी वजह से मैं सोने को जा रहा हूँ। लेकिन लेन और उसके डॉग को माइक की बॉडी से स्मेल आ रही थी ब्लड की, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर उसके साथ साथ मॉन्स्टर्स का भी ब्लड लगा हुआ था। तभी हम माइक को देखते हैं, जो कि ये कह रहा था कि मेरे भाई को पता लग गया है कि मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारा ब्लड लगा है। तभी हम माइक को देखते हैं, जो कि अपने माइंड के अंदर ही ट्रैवल करते हुए फाइनली अब असाइलम ऑफ द गॉड्स के दरवाजे को खोलते हुए उसके अंदर जाने लगा था, जो कि एक बहुत ही ऊंची, मिस्टीरियस और बड़ी बिल्डिंग थी। माइक पहली बार इतने बड़े दरवाजे को खुलता हुआ देख रहा था। माइक कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें खोलने में कामयाब हो ही गया, चलो देखते हैं कि अब आखिर तुम्हारे अंदर क्या है, ऐसे क्या राज है जो कि तुमने छुपा कर रखे हैं। लेकिन अब जैसे ही लिन ने यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया था, दोबारा से हलचल होने लगी थी, और ये हलचल एक्चुअल में आगे के और भी दरवाजों को खोलने के लिए की जा रही थी। अनजान और मिस्ट्री से भरी हुई जगह पे आने के बाद भी माइक जरा सा भी नहीं डर रहा था। वो एकदम बेफिक्र होकर सीना चौड़ा करके सीधा आगे जाने लगता है, और अंदर जाने पर उसके एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर आ गया हो। ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एकदम देखने में और फीलिंग दे रहा था मेंटल हॉस्पिटल के जैसे कि यहाँ पर पागल लोगों को रखा जाता हो। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल एकदम वैसे ही वाइब दे रहा था, क्योंकि एक्चुअल दुनिया में जो मेंटल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती हैं सेम वैसे ही यहाँ पर भी थी। फाउंटेन्स, डोर्स, डिजाइन, सारी की सारी चीजें एकदम सिमिलर ही थी। जिसके बाद अब माइक फाइनली पहुंच जाता है सबसे पहले वाले दरवाजे के पास में, और ये दरवाजा नॉर्मल दुनिया के जैसा नहीं था। माइक कहता है कि चलो फाइनली अब कुछ ऐसा मिल गया जो कि मेरी दुनिया से अलग है। लेकिन जैसे ही माइक ने यहाँ पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, वो तो ओपन होता ही नहीं है। इसी वजह से माइक ने बाकी के दरवाजों को भी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये दरवाजे उससे ओपन हो ही नहीं रहे थे। माइक कह रहा था कि मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पर गॉड्स देखने को मिलेंगे। इसी वजह से अब वो फाइनली पहुंच जाता है सबसे लास्ट वाले दरवाजे पर, जो कि एक्चुअल में बिलोंग करता है मून गॉड से। माइक ने जैसे ही उसके लॉक को पकड़ा होता है, अचानक से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में ओपन भी हो जाता है। माइक देखता है कि यहाँ पर पावर्स इस तरीके से फैल रही हूँ जैसे कि ये दरवाजा उसी का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ये दरवाजा यहाँ पर खुला था, उसे दिखाई देता है काफी बड़ा समंदर, जो कि किसी और चीज से नहीं बल्कि भरा हुआ होता है आध्यात्मिक शक्ति से, जिसके बीच में बैठी हुई उसको नजर आती है एक एंजल, जिन्होंने जैसे ही माइक की तरफ देखा होता है तो अचानक से ही ये रूम बदल जाता है किसी हॉस्पिटल के ही जैसे। माइक अपने आसपास का नजारा देखकर एकदम से ही शॉक हो गया था कि आखिर अभी ये हुआ क्या था। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है कि हेलो, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो, लेकिन ये एंजल तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इसी वजह से जैसे ही माइक ने आगे बढ़ना शुरू किया था, तो अचानक से हम यहाँ पर कई सारे छुपे हुए फॉर्मेशंस को एक्टिवेट होता हुआ देख पाते हैं, और ये फॉर्मेशन एक्चुअल में कोई आम फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ये अभी तक ओपन होने के लिए इंतजार कर रही थी अपने नए वारिस का, जिनको माइक पढ़ने लगता है। और उसको ये बात भी पता चल गई थी, ये जो गॉडेस है वो असल में एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में बताए गए 5 क्रिएटर गॉड्स में से एक है, जिनको एक्चुअल में कहा जाता है द गॉडेस ऑफ मून, और साथ ही साथ इनको जाना जाता है गॉड्स की मदर के नाम से। लेकिन इनकी जो पावर लेवल और एक्टिवेशन थी वो एकदम 0% थे। माइक कहने लगता है कि पता नहीं अब ये सच है या फिर झूठ, ये तो देख के ही पता चलेगा। इसीलिए वो चलते हुए पहुंच जाता है गॉडेस ऑफ मून के सामने। इनसे वो बात करने की कोशिश करता है, उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे सुन भी सकती हो। इसके तुरंत बाद अचानक से ही उनकी बॉडी एक्टिवेट हो गई थी। इनको देखकर माइक भी डर गया था कि अचानक से अब इनको ये क्या हो गया। लेकिन गॉडेस ऑफ मून माइक को देखते हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ निकाला मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माइक खुद भी हैरान होने लगता है कि क्या ये मेरी मदर है। गॉडेस ऑफ मून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और भी सीधी आने लगती है माइक की तरफ, जिनको देखकर तो माइक भी शॉक हो रहा था। लेकिन गॉडेस ऑफ मून माइक को नहीं बल्कि एक पॉट को उठा लेती है और उनसे कहने लगती है कि मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और उसी को पकड़े हुए बहुत ही जोरों के साथ में रोने भी लगती है। और जैसे ही पलट के माइक की तरफ देखते हैं तो उसको लगता है कि शायद वो उसके पास में आ जाएंगे, लेकिन गॉडेस ऑफ मून ने यहाँ पर रखी हुई चीजों को अपना बच्चा बनाना शुरू कर दिया था। वो कहने लगती है कि बच्चों, तुम लोग यहाँ पर कब के आ गए हो। लेकिन ये सारी की सारी चीजें माइक के दिमाग के ऊपर से होकर जा रही थी। वो कहता है कि जरूर से ये गॉडेस बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, उसे तो सख्त से सख्त इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो मुझ जैसे इंसान से कुछ नहीं कह रही है बल्कि चीजों को अपना बच्चा बना रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लाओ जाओ और उसके साथियों को, जो कि इसके बारे में बातें कर रहे थे कि गॉड ऑफ माइकल के जो नए एजेंट ने जन्म लिया है, आखिर वो है क्या, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो लाओ जाओ कहने लगता है कि उसके लिए मुझे अपने घर पे जाना होगा और
अपने स्कूल बैग को उठाना होगा, क्योंकि मैंने जिसको देखा था वो एक बच्चा था और वो जरूर से स्कूल तो जाएगा ही। जिसके बाद फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है लाओ जाओ को, जो कि स्कूल के सामने खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं उसी लड़के का, यानी कि माइक का। वो च्युइंगम खाते हुए इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर तभी उनके पास में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है रोते हुए। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ से निकल गया होता है माइक, जो कि अब अपने स्कूल में जाकर पढ़ने लगता है कुछ नई किताबों को, जो कि बिलोंग करती हैं एंशिएंट माइथोलॉजिकल हिस्ट्री से, ताकि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में पता लगा सके। लाओ जाओ को इंतजार करते करते अब काफी ज्यादा समय भी हो चुका था। माइक ने पढ़ते हुए काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। बाहर की तरफ लाओ जाओ ने एक बहुत ही अजीब तरीके का स्केच बनाया था माइक का। वो स्टूडेंट से पूछ तो रहा था, लेकिन बच्चे उससे डर ज्यादा रहे थे। लेकिन जब लाओ जाओ इस काम में बिजी था तो उसी मोमेंट पर निकल चुका होता है माइक ने पढ़ते पढ़ते अब काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली होती है। उसको ये बताया जा रहा था कि तुम्हें जो इल्यूजन के डिसऑर्डर हो गए हैं, जब कभी भी किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। ऐसे लोग रियलिटी में कम अपने मेंटल वर्ल्ड में ज्यादा जिंदगी को जीते हैं, और यही शुरुआत होती है जिंदगी के सबसे जल्द अंत की। लेकिन माइक ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन सारी चीजों के बारे में पता लगा के ही रहेगा। डॉक्टर ने तो उसे कह दिया था कि तुम्हें इन डिल्यूजन से छुटकारा पाने के लिए डुअल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो कि है मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल गाइडेंस। जिन चीजों के ऊपर माइक अपना पूरा ख्याल भी रख रहा था। लाओ जाओ के पास में कॉल आता है उसकी टीम का, जो कि उससे ये कह रहे थे आखिर तुम अभी तक उस गॉड की एजेंट को क्यों नहीं ढूंढ पाए हो। हम देख पाते हैं कि लाओ जाओ सच में एक बहुत ही ज्यादा स्वीट बंदा है, वो हर किसी की हेल्प करता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर गॉडेस ऑफ मून को, जो कि मेंटली डिस्टर्ब होती है, इसी वजह से वो मेडिसिन को ले रहे थे। क्योंकि उनके सामने पहुंच गया होता है माइक एक डॉक्टर बनकर। उन्होंने अभी भी स्पॉट को अपने पास में रखा हुआ था और वो कहती है कि मेरे बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई बहुत ही जल्द लौट कर आ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि उन्होंने काफी ज्यादा समय लगा दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जरूर से आएंगे। मुझे पता है कि मैं बचपन से उसका और तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई हूँ। तुम्हारे भाई को आ जाने दो, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी कि आखिर उसने आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा दिया। लेकिन एक्चुअल में इन सारी की सारी चीजों को हो चुके होते हैं पूरे 3000 साल। इसीलिए गॉडेस ऑफ मून रोते हुए और चिल्लाते हुए कह रही थी कि बेटे आखिर तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो। जिनका दुख और दर्द तो माइक से भी देखा नहीं जा रहा था। जो चीजें भले ही यहाँ पर हो रही थी, लेकिन माइक को उतना ही ज्यादा दर्द हो रहा था। देखता है कि गॉडेस ऑफ मून की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, इसी वजह से उससे देखा नहीं जाता और वो उन्हीं के सामने पहुंच जाता है। उनको गले लगाते हुए कहता है कि माँ अब मैं वापस आ चुका हूँ, आपको रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका इंतजार खत्म हुआ। जो बात सुनते ही गॉडेस ऑफ मून और भी ज्यादा जोरों के साथ में रोने लगी थी। वो कहती है कि आखिरकार बेटे तुम वापस आ ही गए, तुम नहीं जानते तुम्हारे ना होने की वजह से मेरा क्या हाल हो रहा था। और उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो जैसे ही गिरते हैं माइक की बॉडी के ऊपर, तो इतने में ही उसकी बॉडी के ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस बढ़ जाता है 3% से। इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर और भी कई सारी एडिशनल चीजें आ गई थी। उसे ये बताया जा रहा था कि अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है डिवाइन एबिलिटीज। ये पावर्स कोई नॉर्मल नहीं होती, वो उसको बना देंगी एक गॉड लेवल का बंदा। जिन नई पावर्स के साथ में अब माइक निकल चुका होता है सिटी में घूमने के लिए। उसकी पावर्स से बॉडी से निकलते हुए अलग ही नजर आ रहे थे। उसे ये कहा जाता है कि रात के समय में तुम्हारी पावर्स, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, रेजिलेंस नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इतना काफी होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनने के लिए। लेकिन पावर्स के साथ में जैसे ही माइक ने बिल्डिंग्स के ऊपर जंप लगाना स्टार्ट किया था, तो उससे ये कहा जाता है कि तुम यहाँ पर रहने वाले बाकी के सभी क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। एकदम फ्लैश की स्पीड के जैसे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में ट्रैवल भी कर सकता है। उससे ये कहा जा रहा था कि रात के समय में जैसे ही तुम्हारा पावर लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास में ये भी एबिलिटी आ जाएगी कि तुम रात के समय में रहने वाले, ट्रैवल करने वाले सभी के सभी जीवों के साथ में कम्युनिकेट भी कर पाओगे। देख पाते हैं कि माइक तो सिटी के अंदर ट्रैवल करते हुए अपनी पावर्स को परख रहा था। उसकी स्पीड और पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो सीधा लैंड कर जाता है एक ट्रेन के ऊपर। जो नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि माइक के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गजब के हो चुके थे। उसे अब इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई चीज उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। माइक को यह बताया गया था कि रात के समय में जैसे ही तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगे, तुम एक्चुअली में कहलाने लगोगे गॉड ऑफ द माइकल। इसके बाद फिर माइक ने सिटी के अंदर तहलका मचाना शुरू कर दिया था बिना किसी को पता चले। किसी को भी अभी तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि सिटी के अंदर घूम रहा है कोई सुपर हीरो। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा गजब की है। दीवारों पर चल सकता है, वो काफी ऊंचे ऊंचे टावर्स के ऊपर भी जा सकता है, जो काम करने में किसी को भी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ लगेगी। लेकिन माइक के लिए वैसा करना बहुत ही ज्यादा आसान काम हो गया था। वो चंद सेकंडों के अंदर पहुंच जाता है सिटी के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर। इतने से भी माइक को तसल्ली नहीं मिलती, इसी वजह से वो यहीं से जंप लगा जाता है नीचे। जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि उसको देखने में जो सबसे ज्यादा यूनिक लगता है वो होता है उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी। माइक देख पाता है कि जैसे जैसे करके उसके नीचे आने की स्पीड बढ़ रही है, ऐसे ही उसके हाथों में और भी ज्यादा एनर्जी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से वो फाइनली बन चुका होता है द गॉड ऑफ माइकल। रात के समय में काफी ऊंची जगह पे बैठा हुआ एक मूर्ति को देख रहा था। वो याद करने लगता है असाइलम ऑफ द गॉड के बारे में, वहाँ पर एक्चुअल में 6 दरवाजे थे,
यानी कि 6 गॉड भी छुपे हुए होंगे, जिनको ठीक करने के लिए उसे सबसे पहले ठीक करना होगा उन सभी की बीमारियों को। इस तरीके से उसने इलाज शुरू कर दिया था गॉडेस ऑफ मून का। उसी तरीके से उसे बाकी के गॉड्स को ठीक करने की एबिलिटीज को खोज कर निकालना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी तो माइक को ये पता भी नहीं है कि आखिर वो अगला दरवाजा कब खोल पाएगा, स्पेशली एक ऐसा दरवाजा जिसकी उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसको वो जैसे ही खोलने वाला होता है तो फिर तभी वहाँ पर उड़ते हुए आ जाता है एक बैट जिसने माइक को घूरा था और वो यहाँ से वापस भी लौट गया था। माइक को समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि सिटी के अंदर ला रहा था काफी सारे मॉन्स्टर्स को। वो रास्ते में रुक गया था हल्का होने के लिए, लेकिन अब उस जगह पे उसी बैट के साथ में पहुंच गया होता है माइक। जो बैट माइक को ले जाता है उसी ट्रक के ही पास में जिसके अंदर मौजूद है वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स। माइक के यहाँ पर आते ही उस ट्रक के अंदर काफी ज्यादा हलचल भी होने लगी थी। माइक जैसे ही गौर करने की कोशिश करता है तो उसको पता चल जाता है कि इसमें तो भरे पड़े हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स जिन्होंने अपने पावर्स का यूज करते हुए इस ट्रक को ही फोड़ना शुरू कर दिया था। का मुकाबला करने के लिए माइक यहाँ पर देखने लगता है अपने लिए किसी खास वेपन को, जिसके लिए अब उसको मिल चुकी होती है एक रॉड। लेकिन तभी उसी मोमेंट पर आ जाता है वो ड्राइवर, जिसको देखते ही वो ड्राइवर कहने लगता है कि क्या तुम एक नाइट डीमन स्लेयर हो। इसके बारे में माइक को पता भी नहीं है कि आके ये लोग होते कौन है। लेकिन फिर तभी उस ट्रक का दरवाजा ओपन हो गया था जिसमें से निकलकर बाहर जाने लगते हैं वो मॉन्स्टर्स। साथ ही साथ उस ड्राइवर ने भी अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था माइक को मारने के लिए। जहाँ पर माइक की फाइट स्टार्ट हो गई होती है उन्हीं मॉन्स्टर्स के ही साथ में। इसको उसने जैसे ही उस बंदे को दे मारा था तो वो मॉन्स्टर एक ही झटके के साथ में खत्म हो गया था। यानी कि ड्राइवर के पास में जो वेपन मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके तुरंत ही बाद फिर यहाँ पर माइक ने बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से इन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। बल्कि अब तो माइक के रिफ्लेक्शंस पहले से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो गए थे। इसी वजह से उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी के साथ में मार पा रहा था। ड्राइवर कहने लगता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है, इसके अंदर आखिर इतनी सारी एबिलिटीज आई तो आई कहां से। इस मोमेंट पर अब तभी ये सारे के सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं माइक को जान से मारने के लिए। लेकिन अब माइक को इतनी आसानी के साथ में आखिर क्या ही होगा। वो जा रहा था, अपनी स्पीड का यूज कर रहा था और डीमंस को मार रहा था। केवल चंद छोटे छोटे हिट्स में उन डीमंस की तो हालत ही खराब हो रही थी। वो जैसे इसको जकड़ने की कोशिश करते तो माइक तुरंत ही अपने पावर लेवल को बढ़ा लिया करता था। इसके बाद फिर उसने बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी इन मॉन्स्टर्स की संख्या कम नहीं हुई होती। साथ ही साथ उस ड्राइवर ने भी अपने वेपन के पावर लेवल को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा लिया था। जिस मोमेंट पर तभी एक काफी बड़ा कंटेनर गिरने वाला था माइक के ऊपर, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। इसी वजह से माइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था उस ड्राइवर के ऊपर। वो जाने लगता है उसी को ही मारने के लिए। लेकिन माइक की जो रॉड थी वो उस वेपन से टकराकर उसके काफी सारे टुकड़े ही हो गए थे। जिन सारे के सारे टुकड़ों को माइक इकट्ठा करता है और उनको हिट कर देता है इन सभी के सभी मॉन्स्टर से। जो नजारा देखते ही ये बंदा तुरंत ही अपनी जान बचा के भागने लगा था। लेकिन माइक आकर ऐसा कैसे होने देगा, जिसकी वजह से उस ड्राइवर के हाथों से वो वेपन भी छूट चुका था। माइक तभी सोचने लगता है कि आखिर ये ड्राइवर मुझसे कौन से डीमन स्लेयर्स के बारे में बात कर रहा था। उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो एक ही अटैक के साथ में बेहोश हो जाता है। इसलिए माइक सोचता है कि बेहतर यही होगा कि वो इन परेशानियों से दूर ही चला जाए। जब माइक बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था तो उसके ऊपर काफी सारे लोगों की नजर भी थी। वो जैसे यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसका पैर फिसलता है और वो जाने लगता है नीचे, जहाँ पर ऑलरेडी खड़ा हुआ होता है लाओजाओ, जिसने माइक को बचा लिया था। उसको अपनी गोद में ही ले लिया था। लाओजाओ कहता है कि तुम आकर कहाँ पर चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढता फिर रहा। इसीलिए लाओजाओ तुरंत ही उसको लेकर जाने लगता है और ये कहता है कि मैं अपने सभी के सभी साथियों को दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था और तुम ही हो वो नए लड़के। लेकिन लाओजाओ उसको यहाँ से ले जाता है एक बहुत ही अजीब से होटल के अंदर, जहाँ के रूम्स को स्पेशली कुछ आवर्स के लिए रेंट पर लिया जाता है। इनमें से एक रूम के अंदर चला गया होता है लाओजाओ माइक को लेकर। उससे पूछने लगता है कि तुम माइकल के बारे में क्या जानते हो और आखिर उसका तुम्हारे साथ में कनेक्शन क्या है। ये भी जानना चाहता हूँ कि उसने आकर तुम्हें कौन कौन सी एबिलिटीज दे दी। लेकिन माइक तो अपने चारों तरफ रखी हुई चीजों को देख रहा था, जो कि हर टाइप के इंसान की फैंटेसीज को पूरा करने के लिए रखी गई थी। माइक कहने लगता है कि तुमने तो अचानक से ही मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, तो फिर इसका मतलब यही है कि इस दुनिया में गॉड होते हैं। लाओजाओ कहता है कि हाँ बच्चे ऐसा होता है, लेकिन ये बात जान लो कि इस दुनिया में सारे के सारे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। माइक पूछता है कि क्या तुम मुझे क्लियर तरीके से बताओगे कि आखिर मसला क्या है। लाओजाओ बताता है कि जब 1920 में वो फॉग पूरी दुनिया में फैला था, तो पूरी दुनिया में ये डाजिया ही ऐसी जगह थी जहाँ पर वो फॉग अपना असर नहीं दिखा पाया। इसके केवल 2 सालों के बाद ही हम इंसानों को पता चला पहले मिथिकल क्रिएचर के बारे में, जिसको एक्चुअल में कहा जाता है ड्रैगन ऑफ कियोस यानी कि लेवियाथन। जिसके बाद फिर हम इंसानों के द्वारा पता लगाया गया बाकी के लेजेंडरी गॉड्स के बारे में, जैसे कि सबसे पहला आता है माइकल, जिसको तुमने देखा था। उसने अपने केवल एक स्वॉर्ड के अटैक से ही पूरी वोल्केनो को ही 2 टुकड़ों में बांट दिया था, क्योंकि एक्चुअल में छुपा हुआ था उसके अंदर एक और गॉड जिसको शील किया गया था, जिसको एक्चुअल में कहते हैं एंजल लूसीफर। इन चीजों के बारे में जानकर माइक का इंटरेस्ट तो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। लाओजाओ बताता है कि अभी तो इंटरेस्टिंग चीजों की केवल शुरुआत ही हुई है, क्योंकि इन 100 सालों में हमने 100 से भी ज्यादा गॉड्स के बारे में पता लगा लिया, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा माइथोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अभी तक हमें हमारे डाजिया के गॉड के बारे में पता नहीं चला। पता नहीं
ऐसा क्या है जिसके बारे में अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। वो कहता है कि फूजी, नू चैंग, युआनशी टियानजुन, इरलैंग शेंग और सन वुकोंग, पता नहीं आकर इनमें से कौन है जो कि बिलोंग करता होगा हमारे डाजिया से। इतने सारे गॉड्स में से हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन है डाजिया के लिए। लाओ ज़ाओ कहता है कि डाजिया में किसी गॉड के ना होने की वजह से शायद यही वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो फॉग यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन आज से चंद सालों पहले ही हमें पता चला गॉड ऑफ द वेस्ट के बारे में। ये भी पता चला कि डाजिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है जो पूरी दुनिया को ही दहला के रख देगी। जिन चीजों के बारे में सुनकर माइक कहने लगता है कि सुनो जरा, तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं है। जिसके बाद फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर माइक ने उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारा था और इस ड्राइवर की भी बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है, जहाँ पर पहुंच चुके होते हैं नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स और उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो किया है किसी एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने। उस अकेले ने ही ये सारा का सारा कारनामा रच के रख दिया है। जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लाओ ज़ाओ को, जिसके पास में आ गया होता है उसके चीफ का कॉल। लाओ ज़ाओ कहने लगता है कि ब्रदर बताइए आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने मुझे रात में जगाया। तो उसको बता देते हैं कि ये जो डिवाइन एजेंट माइकल है उसने आज यहाँ पर सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डीमंस को मार गिराया। लेकिन वहाँ पर हमारे पहुंचने से पहले और भी कुछ लोग पहुंच गए थे। जो बात जानकर लाओ ज़ाओ भी शॉक हो गया था कि आखिर ये कब और कैसे हुआ। लाओ ज़ाओ कहने लगता है कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्द उसके बारे में पता करके बता दूंगा। तो उसका साथी कहता है कि हाँ, तुम्हें ऐसा करना होगा और जल्द से जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि माइकल के बिना पता चले हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और यही सारी की सारी बातें लाओ ज़ाओ कर रहा होता है माइक के साथ में। तो माइक उसकी बातों को घुमाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो लाओ ज़ाओ उससे कहने लगता है कि जितने भी बच्चे फॉग के आने के बाद पैदा हुए, तो उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों के अंदर देखा गया कि उनके अंदर अवेकन हो चुकी हैं या होने वाली हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पावर्स। और इसको एक्चुअली हमारी भाषा में कहा जाता है फॉरबिडन रूइंस, जिनको मैंने और मेरी टीम ने बांट दिया है पूरा। हम तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम एक्चुअली में मेरे ख्याल से पहुंच चुके हो ज़ेन रियल्म के अंदर। माइक जैसे ही सोचने लगता है 6 हिस्सों के बारे में तो उसको याद आता है 6 रियल्म के बारे में, यानी कि वो 6 दरवाजे जो कि खुल रहे थे माइक के सामने। और तब जाकर अब उसके सामने ये कड़ियां धीरे धीरे करके खुलने लगी। लाओ ज़ाओ कहने लगता है कि तुमने अभी तक मुझे अपने फॉरबिडन एरिया के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसको एक्चुअली में कहते हैं शैनशु, वो मून एंजल जिसकी पावर्स को तुम यूज करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें पावर्स मिली और तुम बन गए एक डिवाइन एजेंट सेरेफ माइकल। और वही चीजें हैं जो कि तुम्हें पावर्स देती हैं, तुम्हें पावरफुल बनाती हैं। लेकिन माइक उससे पूछने लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मुझे ही क्यों चुना गया, गॉड माइकल ने आखिर मुझे ही अपना वारिस क्यों बनाया। लाओ ज़ाओ कहते हैं कि क्या तुम वाकई में इसके बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ किसी भी बंदे के एजेंट बनने से पहले उसे सपने के द्वारा या फिर खुद गॉड के द्वारा बता दी जाती हैं, उसको सब पता चल जाता है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। माइक कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं आपसे आकर झूठ क्यों बोलूंगा। अब आप तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या दोबारा से किसी और के बारे में पता चला, या फिर कहीं तुम खुद ही एक गॉड के एजेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं, तुमने चंद हमलों में ही उसको मार दिया था। लाओ ज़ाओ कहने लगता है कि क्या तुम इन पावर्स को मजाक समझते हो, ऐसे कोई भी गॉड किसी को भी अपना एजेंट नहीं बना लेता। एजेंट केवल वही बन सकता है जो कि डाजिया को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हो, जो यहाँ की परवाह करता हो, यहाँ के लोगों की परवाह करता हो, और वो भी गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। अगर तुम मेरे बारे में बात करो तो हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, बस गॉड का एजेंट नहीं, क्योंकि मुझे वो मौका भी नहीं मिला। मेरे बारे में बात करो तो मैं केवल एक स्पेशल सोल्जर हूँ जिसके पास में बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई रेंज की कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस हैं। इसी वजह से मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा काबिल भी हूँ। मैं केवल उन वेपन्स की पावर्स को यूज कर सकता हूँ जो कि मुझे फॉरबिडन एरियाज में से मिले थे, जैसे कि ये है एक अनप्रोटेक्टेड एयर स्पेस, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि अपने चारों तरफ ही एक ऐसे बैरियर को बना सकती है। इसके आर पार डीमंस के अलावा हर कोई जा सकता है, बस वो नहीं। और इसी इक्विपमेंट को यूज करने की वजह से सभी के सभी लोग मुझे जानते हैं कीपर के नाम से। माइक कहने लगता है कि यानी कि तुम अभी तक मुझसे झूठ ही बोल रहे थे। तो लाओ ज़ाओ उससे कहता है कि जब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना तो प्लीज बकवास भी मत करो। माइक कहता है कि चलो ठीक है, अब सवाल जवाब हो गया हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। लाओ ज़ाओ कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो माइक उससे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर किसी और को बुला लो जो कि तुम्हारे काम में भी आएगा। इसके बाद अब आज के बाद से लाओ ज़ाओ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, चाहे कॉलेज हो या फिर कोई भी जगह। लाओ ज़ाओ उससे कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानना भी नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, और आखिर में ये सब कुछ क्यों करता हूँ, क्या तुम इनमें से कुछ भी नहीं जानना चाहते। माइक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। तो माइक उससे कहने लगता है कि मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, अगर मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों को सुनूंगा तो फिर तुम मुझे 2 ऑप्शन दोगे कि मैं तुम्हारे साथ में ज्वाइन हो जाऊं या फिर ना हो, और साथ ही तुम ये भी कहोगे कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो तुम मुझे जान से मार दोगे। ये लोग यहाँ पर एक मूवी को भी देख रहे थे जो कि रियल लाइफ में बनी थी। लाओ ज़ाओ उसको हर जगह हर सिचुएशन में मनाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स हैं, अगर तुम हमारे साथ में ज्वाइन हो जाओगे तो हम तुम्हारे लिए एक एग्रीमेंट को भी बना देंगे। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। माइक कहता है कि हाँ होंगे, बस वो डाजिया में नहीं आते। यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन पाई।
लाओजा बताता है कि एक्चुअली हमारी टीम को कहा जाता है नाइट मॉन्स्टर स्लेयर और अभी इन